हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। ये जो रहेगा पेपर आपका, ये ओनली मैथ्स के क्वेश्चन लिए इस वीडियो में अपन ने। इसमें हम 2020 का जो पेपर हुआ था एसएससी सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट में 3 मार्च को, उस शिफ्ट का पेपर लिया है अपन ने। उसके टोटल 25 क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे लिए हैं। इन 25 क्वेश्चन को अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो आप जब भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी का जो पेपर आता है वो किस तरह से आता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इस वजह से अपन ये वीडियो बना रहे हैं और आपका एसएससी का पेपर सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के लिए सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हुए लाइन बाई लाइन। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन आपका? यदि ए बी और सी किसी वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार है कि जीवा ए बी और ए सी वृत्त के केंद्र ओ पर क्रमशः 110 डिग्री और 130 डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण बी ए सी का माप क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। वैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बस इसका सोल्यूशन देखते हैं किस तरह से सोल्व होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका एक वृत्त दिया हुआ है, ऐसे ही मान लेते हैं इसको। ये आपका एक वृत्त है। ठीक है, क्या बोल रहा है? इस वृत्त पर 3 बिंदु है आपके। तो ये आपका मान लो कि पॉइंट ए है आपका, ये मान लिया कि ये पॉइंट बी है आपका, और ये मान लिया कि ये आपका पॉइंट सी है। ठीक है, पॉइंट ए बी से आपको इस वृत्त पे दिए हुए हैं। अब बोला है कि जीवा ए बी, जीवा कौन सी? ए से लेके बी तक की जीवा। तो ए से लेके बी तक को मिला, तो ये आपकी क्या बन जाएगी? ए बी बन जाएगी जीवा। और ए सी यानी कि एक जीवा आपकी ए से लेके सी तक की बन जाएगी। ठीक, तो जीवा ए बी और ए सी वृत्त के केंद्र ओ पर, मान लो वृत्त का केंद्र ओ है अपना, इस केंद्र ओ पर क्रमशः 110 डिग्री और 130 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ से आपका वृत्त की जीवा ए बी की बात करें अपन पहले, तो जो ए बी है ये वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगी अपना? यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो कोण रहेगा ये कितना बनेगा अपना? 110 डिग्री का। ठीक है, और फिर बोला है कि वृत्त पर ए सी जो जीवा है वो 130 डिग्री का कोण बनाती है। तो 130 डिग्री देख लो यहाँ से, ये ए सी जीवा है आपकी, इसे 130 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल बनेगा कितना बन जाएगा? 130 डिग्री का। ठीक है, अब आपको इतना दिया है डाटा। अब बोला है कि एंगल बी ए सी का माप क्या होगा। एंगल बी ए सी क्या होगा? ये बी आपका यहाँ से ए और सी, यानी कि ये आपका एंगल पूछा है उसने, ये एंगल क्या होगा। ठीक, तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए पहले आपको ये वाला एंगल पता होना चाहिए। ये जो एंगल है आपका, ये एंगल अगर आपको पता है तो इसका आधा ही तो होता है अपना ये, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का कितना होता है? दुगना होता है। ये अपना डेफिनेशन होती है इसकी कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो आपका वृत्त की परिधि पर बने कोण का हमेशा क्या हो जाएगा? दुगना। यानी कि ये वाला कोण आपका दुगना रहेगा और ये वाला कोण हमेशा उसका आधा रहेगा। यानी कि ये आपका 2 अनुपात में, तो ये आपका किस अनुपात में रहेगा? 1 के अनुपात में रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये एंगल पता चल जाए तो इसका आधा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एंगल ए मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको अगर पूरा अपन सर्कल बनाते हैं यहाँ पे, तो पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। पर आपको यहाँ पे 130 तो ये दिया हुआ है, 110 ये दिया हुआ है। ठीक, अगर इन दोनों को जोड़ के हम टोटल 360 में से घटा दे तो अपना ये वाली वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि तीनों मिलकर क्या बना रहा है अपना? तीनों मिलकर पूरा गोला बना रहा है, और पूरे गोले की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। तो आपका 130 तो ये हो गया, 110 ये हो गया, तो 130 और 110 दोनों को जोड़ दो, 130 डिग्री और 110 डिग्री, टोटल टोटल कितना हो जाएगा? ये आपका 240 डिग्री हो जाएगा। ये तो आ गया अपना इतने की वैल्यू। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ गई। अब इसमें से अगर ये वाली वैल्यू अपन 360 में से अगर ये 240 को माइनस कर दे तो अपने को ये एंगल 2 मिल जाएगा। मान लो ये एंगल 2 है और ये एंगल 1 है, तो एंगल 2 की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे? 360 में से, यानी कि पूरे वृत्त में से, पूरे गोले में से आप क्या करोगे? जो आपका 240 आया है ऊपर का, इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका एंगल 2 मिल जाएगा। आपको कितना बचेगा? ये 24 में से 36 में 24 गया तो कितना बचेगा? 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री आ जाएगा आपका एंगल 2, यानी कि ये जो एंगल है आपका ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब 120 डिग्री का आ चुका है एंगल आपका ये वाला, तो इसका आधा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? एंगल ए। तो इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 120/2 यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो आपका एंगल बी ए सी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर आपको दिया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना था अपना। तो इसका जो आंसर रहेगा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री एंगल बी ए सी का माप। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के लिए आपको, कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ देख भी सकते हो, यहाँ पे आपका 60 बन रहा है और यहाँ पे कितना बन रहा है? 120। तो ये 60 का कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा केंद्र वाला कोण। केंद्र पर बना कोण आपका परिधि पर बने कोण का कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बोला गया है कि यदि एक्स वाई जेड ऐसे तीन पूर्णांक है कि एक्स प्लस वाई बराबर 8, वाई प्लस जेड बराबर 13 और जेड प्लस एक्स बराबर 17 दिया है, तो आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर अपन वाई जेड का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो आप इसको अगर आता है तो सोल्व करो, या फिर अपन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है आपको। एक्स प्लस वाई बराबर 8 दिया हुआ है, वाई प्लस जेड बराबर 13 और जेड प्लस एक्स बराबर 17 दिया है। ठीक, आपको यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, तभी आप इसमें वैल्यू रखोगे एक्स स्क्वायर और वाई बाई वाई जेड में, तभी आपका आंसर आएगा। तो यहाँ से चाहिए आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो पहले क्या करेंगे, पहले अपन इन तीनों को जोड़ देते हैं। आपका एक्स प्लस वाई बराबर 8, वाई प्लस जेड बराबर 13 और जेड प्लस एक्स बराबर 17 दिया है ना, इन तीनों को जोड़ दो। तो आपका एक्स प्लस वाई प्लस इसमें वाई प्लस जेड जुड़ जाएगा, प्लस इसमें जेड प्लस एक्स जुड़ जाएगा, और तीनों वैल्यू इसकी आर एच एस जुड़ जाएगी। आर एच एस क्या दी हुई है आपको, 8 प्लस 13 प्लस 17 दी हुई है। ठीक, तीनों को जोड़ दो। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स 2 बार दिया हुआ है तो 2x हो जाएगा, वाई 2 बार दिया हुआ है 2y हो जाएगा, जेड 2 बार दिया हुआ है 2z हो जाएगा। ठीक, बराबर इसको जोड़ेंगे तो 17 और 8, 8 और 7 15 की 25, 25 और 3 28 और 10 38 हो जाएगा आपका, 38 हो जाएगा, ये 38 हो गया। ठीक, अब यहाँ तीनों में जगह से 2 कॉमन आ रहा है आपका, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा आपका, 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा आपका, 38/2 हो जाएगा। ठीक है, 38 बटे कितना हो जाएगा 2, कितना आएगा ये 19 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 19 आ जाएगी। ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको चाहिए यहाँ से पहले अगर बात करें, यहाँ पे आपको दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 8 और यहाँ पे आपको x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया, 19 आ गया। ठीक, तो अगर हम यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू 8 रख दें तो आपको यहाँ से z की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि इस x प्लस वाई की जगह क्या रख दोगे आप, 8 रख देंगे, तो 8 प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19, यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 माइनस 8, यानी कि 19 में से 8 गया तो कितना बचेगा 11, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 11। ये अपना एक पॉइंट मिल गया अपने को जेड। ऐसे ही अपन निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक, हमने अभी एक्स प्लस वाई को रखा, अब रखेंगे अपन वाई प्लस जेड को। वाई प्लस जेड को जब यहाँ रखोगे तो आपका वाई और जेड की क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, यानी कि एक्स प्लस 13 बराबर 19 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 माइनस 13, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6 आ जाएगी। ठीक, तो ये आपका एक्स की वैल्यू भी आ गई। ठीक, अब बात करेंगे अपन जेड प्लस एक्स की, तो जेड प्लस एक्स को अपन इस इक्वेशन में रखेंगे, तो यहाँ पे z और x की जगह क्या आ जाएगा अपना 17 आ जाएगा, तो y प्लस 17 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा y प्लस 17 बराबर 19 हो जाएगा। यहाँ से आप निकालोगे y की वैल्यू तो 19 माइनस 17, यानी कि ये हो जाएगा अपना y की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक, तो आपको x y z तीनों की वैल्यू मिल चुकी है, अब आपको यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे हम रखेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि आपका 6 का स्क्वायर बटे वाई इंटू जेड, तो वाई की वैल्यू 2 इंटू जेड की वैल्यू 11, तो 6 का स्क्वायर 36 और 2 11 दूने 22। इसको सोल्व कर लो, 2 से कट रहा है, 2 से 18 हो जाएगा और 2 से 11 हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर रहेगा वो आता आएगा अपना 18/11, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। एग्जाम में आपको स्पीड बढ़ा के रखनी ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ये क्वेश्चन आपका 60 सेकंड के अंदर अंदर आराम से सोल्व हो सकता है। ठीक है, और पिछला क्वेश्चन भी आपका 60 सेकंड के अंदर अंदर आराम से सोल्व हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि D BC का मध्य बिंदु है और E AB का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या दिया हुआ है आपको, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं अपना। A B और C, बोला गया कि इसका क्षेत्रफल जो है, इसका जो एरिया दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। बोला गया कि जो D है वो BC का मध्य बिंदु है, यानी कि BC का मध्य बिंदु D है, तो ये आपका 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा आपका मध्य बिंदु है तो। ठीक है, वैसे बोला है कि E ही जो है वो AB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे एक मध्य बिंदु होगा E, वो AB का मध्य बिंदु, ये भी आपका इक्वल पार्ट में बांटेगा आपका AB को। ठीक है, अब देखो ये दोनों मध्य बिंदु आ गए, तो आपसे बोला है कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज BDE यानी कि ये आपका दोनों मिलाना पड़ेगा अपने को। BDE का क्षेत्रफल पूछा है कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो मिड पॉइंट की थ्योरम हम सभी ने पढ़ी है। मिड पॉइंट क्या होता है, अपने दोनों जो साइड होती है उस साइड को इक्वल पार्ट में बांटता है, जैसे कि यहाँ भी आपका बांटा है। तो मान लो अगर एक पॉइंट और यहाँ पे ले लेते हैं अपन, AC का भी मिड पॉइंट ले लेते हैं, तो अपना ये भी एक मिड पॉइंट बन जाएगा। इसको मान लो कोई नाम दे दो। जैसे क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो ये आपका
यहाँ पे 1 और 3 के रेशो में होता है, तो टोटल जो त्रिभुज होता है वो 4 के रेशो में हो जाएगा। तो ये आपका 1 का रेशो रहेगा, 3 का रेशो रहेगा। आपको टोटल 4 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 44। तो अगर एक की वैल्यू निकालना है तो कितना आ जाएगा, 44/4 यानी कि 11 आ जाएगा। तो 11 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। पर मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो थोड़ा सा और अच्छा डिटेल में समझा रहा हूँ, इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये आपका 1 3 का पता ही है आपको सभी को, पर क्या करेंगे, एक पॉइंट मान लो यहाँ पे एफ दिया हुआ है आपको। अब आप क्या करोगे, एक इन तीनों को मिला लेंगे, ई और एफ को मिला लो और एफ डी को भी मिला लो, ठीक। अब यहाँ से क्या बना आपका, इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर आपका फिर से एक त्रिभुज बन चुका है जो कि बना है डी ई एफ, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज रहेगा, ये त्रिभुज जो बना है, इसके अलावा आपके 3 त्रिभुज और बने हैं, यानी कि ए ई, एक त्रिभुज तो बना है आपका ए ई एफ, दूसरा बना है बी डी ई, तीसरा बना है डी सी एफ, और चौथा बना है आपका ई एफ एफ ई डी, ठीक है। ये 4 त्रिभुज बनाने की, एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो ये चारों त्रिभुज के जो एरिया रहेंगे वो बराबर बराबर रहेंगे, ठीक है। एक त्रिभुज को हमने मिड पॉइंट बनाकर 4 त्रिभुजों में तोड़ दिया है, तो चारों त्रिभुज के जो एरिया रहेंगे वो अपने बराबर बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका सभी जो त्रिभुज है, यानी कि चारों त्रिभुज जो है ये आपका एक अनुपात में रहेंगे, ठीक है। सभी के अनुपात क्या रहेंगे, 1:1:1:1:1। तो आप ध्यान रखना, आपको क्या पूछा है उसने, त्रिभुज बी डी ई पूछा है, यानी कि ये त्रिभुज पूछा है आपसे बी डी ई। तो ये त्रिभुज बी डी ई कितना है अपने आप में एक, ये इसको मान लो कि 1 है, और सभी भी अपने आप में क्या है, सभी भी अपने आप में एक लिए हुए हैं, ठीक है। ये भी एक वैल्यू का, ये भी एक वैल्यू का, ये भी एक वैल्यू का, क्योंकि अनुपात कितना है, 1 1 है सभी का। उसने त्रिभुज बी डी ई पूछा है, तो त्रिभुज बी डी ई आपका 1 है और बाकी त्रिभुज कितने हैं, 1 1 करके 3 है, यानी कि ये 1:3 के अनुपात में बांट रहा है यहाँ पे। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये आपका जो कट कर रहा है यहाँ पे, ये मिड पॉइंट है आपका, तो ये 1 के अनुपात में और ये 3 के अनुपात में। 3 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए, 3 त्रिभुज आपके मिल रहे हैं, तो तीनों त्रिभुज का 1 1 मिला के अपना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा, तो 1:3 हो जाएगा, यानी कि पूरा ट्राइंगल का जो एरिया रहेगा कितना हो जाएगा, चारों का मिला के, चारों को मिला देंगे तो पूरा ट्राइंगल बन जाएगा ना। तो चारों को मिला देंगे तो आपको कितना बन जाएगा, 4, और 4 की वैल्यू कितनी दी हुई क्वेश्चन में, 44 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ से अगर आपको निकालना ओनली इस एक की वैल्यू निकालना है, इस त्रिभुज की निकालना बी डी ई की, तो इस एक के निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 को डिवाइड कर देंगे, तो 44/4 कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बी डी ई का जो एरिया रहेगा वो कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। ये बी डी ई का एरिया हुआ, और यही एरिया आपका यहाँ पे इसका भी रहेगा, ए ई एफ का, वैसे ही बी डी ई का, वैसे ही डी सी एफ और वैसे ही एफ ई डी, सभी का एरिया कितना हो जाएगा, 11 11, ठीक है। सभी का 11 11 हो जाएगा, मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। तो आपसे चाहे वो इसका एरिया पूछ ले, चाहे ये वाला एरिया पूछ ले, चाहे ये पूछ ले, चाहे ये पूछ ले, सभी का एरिया कितना हो जाएगा, 11 11 रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, मध्य बिंदुओं से आपका एक नया त्रिभुज बनेगा, वो आपको 4 त्रिभुज में बांट देगा पूरे बड़े त्रिभुज को, और सभी त्रिभुजों का जो एरिया रहेगा वो बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। तो आपसे चाहे इस सवाल में बी डी ई का पूछ लिया, अगले सवाल में आपको ए ई एफ का पूछ ले, वो अगले क्वेश्चन में आपको एफ डी सी का पूछ ले, या फिर ई एफ डी का पूछ ले, सभी का आंसर कितना रहेगा, 11 ही रहेगा अपना, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन के लिए अपना आंसर कितना हो जाएगा, 11, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद उसे 12% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 224 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसने क्या बोला है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद भी उसमें कितना परसेंटेज का लाभ होता है, उसे 12% का लाभ होता है। तो पहले अपन मान लेंगे उसको उसको अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी हुई है, 28% की। 28% कितना होता है, 28% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है अपनी, 28/100, यानी कि ये हो जाएगा 7/25, ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ठीक। वैसे ही अभी देखो, ये बात हुई है आपकी अंकित मूल्य की, ठीक है। तो ये जो 25 है अपना, ये अपनी मार्क्ड प्राइस है, यानी कि अंकित मूल्य है, और 7 जो है ये क्या है, इसकी छूट मिली है, ठीक है, डिस्काउंट मिला है इसको 7 का, मार्क्ड प्राइस पे 7 रुपये का डिस्काउंट मिला है, ठीक। तो मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकालेंगे, तो मार्क्ड प्राइस कितनी दी हुई है आपको, 25 दी हुई है, और सेलिंग प्राइस निकालोगे तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी, जब मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पे आपको छूट मिल जाएगी। तो अंकित मूल्य में से जब आप छूट को घटा दोगे, यानी कि मार्क्ड प्राइस पे से डिस्काउंट को माइनस कर दोगे, तो क्या बचेगा आपका, सेलिंग प्राइस बचेगी, ठीक है। तो 25 में से 7 गया तो कितना बचेगा अपना यहाँ पे, 25 में से 7 गया तो आपका बचेगा यहाँ पे 18, ठीक। ये अपना रेशो आ गया, 25:18 के अनुपात में मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात दिया हुआ है, ठीक। एक तो ये हो गया।
अब आपको आगे क्या बोला है कि इतना देने के बाद भी उसमें क्या होता है 12% का लाभ मिल जाता है उसको। इतना देने के बाद भी क्या होता है 12% का लाभ मिलता है। तो 12% क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू 12% की 12/100 यानी कि आपका हो जाएगा 3/4 से कटेगा 3/25 हो जाएगा ये भी। ठीक 3/25 यानी कि 25 क्या है अपनी 25 तो है अपनी क्रय मूल्य यानी कि सीपी है। और 3 क्या मिला उसको 3 का क्या मिला उसको लाभ हुआ है। 3 का क्या हुआ है लाभ हुआ है। ठीक है 25 अपना क्रय मूल्य है उसे लाभ हुआ है तो 3 क्या है अपना लाभ दिया हुआ है। तो सीपी आपका 25 दिया हुआ है लाभ कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें सीपी और एसपी की यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 25 और विक्रय उसको 3 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 25 की चीज़ कितने में बेचेगा कि उसको 3 रुपये का लाभ हो। तो 25 की चीज़ वो 28 में बेचेगा तभी 3 रुपये का लाभ होगा। यानी कि 25 में 3 जुड़ जाएगा आपका 25 जो सीपी दिया हुआ है वो क्रय मूल्य इसमें आप लाभ को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 25 में 3 जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 28 हो जाएगा। यानी कि 25/18 आपका सीपी और एसपी का रेशो आ रहा है। ठीक है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो 25/18 है और अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको 25/18 दिया हुआ है। पर यहाँ देखो आपका जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है यहाँ 28 दिया हुआ है और यहाँ कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। दोनों जगह अलग अलग दिया हुआ है तो दोनों को अपन सेम करेंगे पहले। तो 28 को बनाना है 18 और 18 को बनाना है 28 तो कैसे करोगे इन दोनों का एलसीएम चेक कर लो कितना आ रहा है। इन दोनों का एलसीएम अगर चेक करो 7×4 और ये आपका 2×18 यानी कि 3×3 फिर से आ जाएगा। तो 7 चौक 28×9 करना पड़ेगा। इसका एलसीएम आएगा लगभग 9×2=18 9×72 9×18 और 7×25 यानी कि 252 आ जाएगा। तो 252 बनाना है आपको एसपी को। तो 252 बनाने के लिए क्या करेंगे अपन 28 में 9 का गुणा करेंगे तो 252 बन जाएगा यानी कि ये भी आपका 252 बन जाएगा। और यहाँ 18 में अगर आप 18 में 18 में किसका गुणा करना पड़ेगा 14 गुणा करना पड़ेगा। 18 में अगर आप 14 गुणा कर देते हो तो क्या बन जाएगा 252 चेक कर लो 18 चौक 72 का 2 हासिल 7 और 18×18 और 7×25 हो जाएगा। ठीक है 252 बन जाएगा आपका। तो अगर आपने 9 का गुणा यहाँ एसपी में किया तो सीपी में भी हो जाएगा। वैसे ही आपने 14 गुणा अगर यहाँ सेलिंग प्राइस में किया तो आपका मार्केट प्राइस में भी हो जाएगा। ठीक है तो आपका नया रेशो क्या बनेगा 9 का गुणा करेंगे 25 में कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। ये इसका अनुपात निकालोगे 28×9 से यानी कि 252 हो जाएगा। फिर से आपका 25 का गुणा 14 में हो जाएगा 14×5 70 की 0 हासिल 7 14×2 28 28 और 7 35 के 350 हो जाएगा। इसका अनुपात निकलेगा 18×14 से 252 से। ठीक तो यहाँ पे आपका एसपी सेम हो चुका है। तो अब निकालेंगे आप सीपी एसपी और एमपी का अनुपात। सीपी कितना है अपना 225 एसपी कितना दिया हुआ है एसपी दिया हुआ है 252 और मार्केट प्राइस कितनी दी हुई है 350। तो ये अपना तीनों का रेशो आ चुका है। ठीक है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो आ चुका है। क्रय मूल्य 225 रुपये है विक्रय मूल्य 252 है और अंकित मूल्य कितना 350। तो 350 पे जब आप 28% की छूट दोगे यानी कि 252 में वस्तु को बेचोगे तो भी आपको क्या मिलेगा 12% का लाभ हो जाएगा। तो पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए तो वस्तु का क्रय मूल्य देख लो कितना आ रहा है यहाँ पे 225 आ रहा है। ठीक पर इसने बोला है कि अंकित मूल्य 224 दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है अंकित मूल्य 224 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है 350। 350 की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में अपने अकॉर्डिंग 224 दी हुई है। अपने अकॉर्डिंग 350 आ रहा है पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 224 आ रहा है। ठीक तो यहाँ से अपने को निकालना है एक की वैल्यू निकालेंगे 224/350 हो जाएगा। और यहाँ से आपको निकालना है क्रय मूल्य की 225 की वैल्यू तो 225 का इंटू हो जाएगा। तो 225 की वैल्यू निकालोगे तो 224/350 इंटू 225 हो जाएगा। 25 से आपका कट जाएगा फिर 5 से कट कर लो 5 तो 35 0 5 से 5 चौक 20 5 नम 25। ठीक अब वापस 5 से कट रहा है तो 5 से 14 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 9। अब 14 से आपका कट रहेगा ये 14 से कट जाएगा शायद 14 एकम 14 ये 14 एकम 14 कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है 84 हो जाएगा 14 7 84 17×9 हो जाएगा 17 नम कितना हो जाएगा 17 सर गलत काट लिया अपने थोड़ा देख लो इसको 14 एकम 14 कितना बचेगा ये अगर इसको 7 से कट कर लेते हो 7 दूने 14 और ये 7 दूने 14 कितना बचेगा 6 और 2 8 7 21 हो जाएगा 7 21 और 7 दूने 14 यानी कि 32 आ गया। 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक 16 का इंटू 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 16 नाम 144 हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 144 यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका
सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। अभी आपको क्वेश्चन लंबा लग रहा होगा, पर आप जब खुद से करोगे ना, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन की, तो आप इस क्वेश्चन को एक मिनट के अंदर अंदर आराम से कर पाओगे। ठीक है, अगर मैं होता आपकी जगह एग्जाम है तो आपको इस क्वेश्चन को आसानी से 1 मिनट में अपन कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस क्वेश्चन को 1 मिनट से 1.5 मिनट के अंदर अंदर आप इस क्वेश्चन को पूरा पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो आराम से इस क्वेश्चन को समझना एक बार फिर से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एसएससी आपका हर बार पूछता ही पूछता है। ये फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, आपका हर बार पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके अलावा अगर अपन देखें, इसकी कोई दूसरी ट्रिक भी अपन देखते हैं, तो दूसरी ट्रिक भी आप देख लो एक बार। दूसरी ट्रिक क्या रहेगी, आपको यहाँ बोला है कि जो छूट दी हुई है कितनी दी हुई है 28% की, और जो प्रॉफिट दिया कितना दिया हुआ 12% का, और अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप CP अपॉन MP का जो रेशियो होता है वो डायरेक्टली याद कर लो कि 100 प्लस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये होता है अपना। एक CP और MP का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना आ रहा है अपना 28 का आ रहा है, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना का हो रहा है उसको 12 का हो रहा है। आपका 100 में से 28 का तो कितना बचेगा 72, और 100 और 12 112 हो जाएगा। क्योंकि CP आपका आ जाएगा 72 और MP कितना आ जाएगा 112। CP आ जाएगा 72 और मार्क्ड प्राइस कितना आ जाएगा अपना 112। देख लो, अब आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। और MP कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 224 दिया, कि 112 की वैल्यू कितनी दी हुई है 224, कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। तो 72 का भी 2 गुना कर दो, 72 गुना कितना हो जाएगा 144। तो इसका आंसर हो जाएगा 144, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो डायरेक्टली अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, CP बटा MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो आप इस फॉर्मूले से भी आप क्वेश्चन आसानी से उड़ा सकते हो। अब देखो इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें आपको 30 सेकंड भी नहीं लगने वाला है। इस ट्रिक से आपको 30 सेकंड भी नहीं लगने वाले, और उस वाली ट्रिक से आपको 1 मिनट लगभग लग जाएगा। ठीक, तो आप देख लो, आपको जो ट्रिक पसंद आ रही है वो आप रख सकते हो। ठीक है, और एसएससी आपका ये क्वेश्चन हर बार रिपीट करती है, पहले बताया मैंने। एसएससी जो है ये क्वेश्चन आपका रिपीट करती है, तो आप देख लेना इसको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया हुआ है, यदि ए प्रथम चतुर्थांश में अवस्थित है और 6 tan A बराबर 5 दिया हुआ है आपको, तो 8 sin A माइनस 4 cos A बटा cos A प्लस 2 sin A का मान आपको बताना है। ठीक, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है 6 tan A बराबर 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप tan A की वैल्यू निकाल लो। tan A की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 बटा 6 आ जाएगी। ठीक है, अभी जो tan होता है ये आपका sin बाई cos होता है। ठीक है, sin A बाई cos A, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 5/6। ठीक, tan A को ओपन लिख दिया sin A बाई cos A। अब इसको सोल्व करो। इसमें आपका ये जो रहेगा, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पूरे ही क्वेश्चन में अपन कोस का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पूरी वैल्यू में ऊपर भी कोस का डिवाइड कर देंगे, नीचे भी कोस का डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका साइन बाई कोस बन जाएगा यहाँ पे, यानी कि 10 बन जाएगा आपका। तो 8 साइन ए अपॉन कोस ए हो जाएगा ये, माइनस यहाँ पे 4, कोस से कोस कैंसिल हो गया, कोस का डिवाइड किया तो डिवाइड में क्या जाएगा, कोस से कोस कैंसिल यानी कि 1 बचेगा, और 2 साइन ए बाई कोस ए हो जाएगा ये भी। ठीक, तो ये आपका साइन ए बाई कोस ए की वैल्यू निकाल ली अपने 5/6, या फिर 10 ए भी लिख सकते हैं उसको। तो 8 इंटू 5/6 माइनस 4, और 1 प्लस 2 इंटू 5/6 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो। आपका यहाँ पे आपका 6 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ठीक, तो 4 पंजे 20, 20/3 माइनस 4, और आपका नीचे हो जाएगा 1, 2 से कट जाएगा 6 3 बार में, तो 1 प्लस 1 प्लस 5/3 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा अपना, इसको सोल्व करना है। तो 20 माइनस 12 यानी कि आपका हो जाएगा 8/3, और ये आपका 8/3 हो जाएगा, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा। 8 नीचे आपका इसके डिवाइड में 8/3 रहेगा, और अब 8/3 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 8/3 इंटू ये हो जाएगा 3/8। तो 8 से 8 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा 1 बचा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एक आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है अपने को। ठीक, तो ये भी एक तरीका है अपना क्वेश्चन सोल्व करने का। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया हुआ है x बराबर 4 कोस ए प्लस 5 साइन ए, y बराबर 4 साइन ए माइनस 5 कोस ए दिया हुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताना है। अब आपको यहाँ दिया हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो अपन क्या करेंगे, पहले एक्स का वर्ग निकाल लेंगे। एक्स का वर्ग क्या हो जाएगा, जो आपकी वैल्यू दी हुई है इसका वर्ग कर दो, यानी कि 4 कोस ए प्लस 5 साइन ए की ए का वर्ग करना है। तो ये आपका एक्स का वर्ग हो जाएगा
यहाँ से सोल्व करेंगे तो आपका 16 कोस स्क्वायर ए प्लस 25 साइन स्क्वायर ए प्लस 4 पंजे 20, 20 दूने 22, 20 दूने 40 साइन ए कोस ए, ये इतना आ गया। वैसे आप निकालेंगे वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो वाई दिया हुआ आपको 4 साइन ए माइनस 5 कोस ए का स्क्वायर, यानी कि आपका 4 का स्क्वायर 16 साइन स्क्वायर की ए आ जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 कोस स्क्वायर ए, और आपका यहाँ पे लगेगा ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो 2ab हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2ab, तो 2ab यानी कि 5 4 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40 साइन ए कोस ए। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर को जोड़ना है, तो यहाँ पे अपन जोड़ देंगे इनको, तो ये आपका सारा जुड़ जाएगा। तो आपका 16 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है आपका, तो इंटू 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ से भी आप 25 को कॉमन ले लोगे, वापस क्या बचेगा आपका, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये भी क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस की वैल्यू है तो ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो आपका 16 प्लस 25 हो जाएगा, ये 16 25 कितना हो जाएगा अपना 40। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना था। एक्स स्क्वायर दिया, एक्स स्क्वायर निकाल लिया, वाई स्क्वायर बोला है, वाई स्क्वायर निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया। इसमें एक फॉर्मूला यूज हुआ है ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ डिवाइड और डिवाइड का अर्थ गुणा हो, तो समीकरण का मान आपको निकालना है, समीकरण को सोल्व करना है। तो देखो करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। आपको दिया हुआ है प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस लगाना है, तो 42 माइनस दिया हुआ है, इसी जगह प्लस कर देंगे 12, इंटू दिया हुआ है डिवाइड कर देंगे 3 हो जाएगा, प्लस दिया हुआ है माइनस कर दो 8, फिर आपको दिया हुआ है डिवाइड, इसका हो जाएगा इंटू 2 और माइनस का 15 हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक, अब आपका यहाँ दिया हुआ 8 इंटू 2, तो ये 8 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। फिर आपको दिया -4, तो ये +4 हो जाएगा। फिर आपको दिया प्लस का 9, तो माइनस का 9 हो जाएगा। फिर डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपका हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा। ठीक, डिवाइड का हो जाएगा इंटू, तो सोल्व करेंगे तो आपका 12 और 3 पहले सोल्व होंगे, डिवाइड वाली वैल्यू सोल्व हो जाएगी, और 8 इंटू 2 को भी साथ में सोल्व कर लेंगे। वैसे आपका 8 और 2 यहाँ से सोल्व हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो 42 प्लस 12 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 3 में से 12 को डिवाइड किया तो 4 बन जाएगा, माइनस 8 में 2 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, माइनस का 15। वैसे नीचे करेंगे, 8 में 2 को डिवाइड किया तो कितना बचेगा, 4 प्लस 4 माइनस, और यहाँ पे 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक, आगे देखो 42 और 44 ये जुड़ जाएगा तो 46 हो जाएगा, माइनस का 16 और 15 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा अपना। और यहाँ पे 4 और 4 8 माइनस 27 आपका दिया हुआ है। 46 में से 31 गया तो कितना बचेगा, 9 और 6 15 बच जाएगा, ऊपर नीचे बच जाएगा आपका 27 बड़ा है तो माइनस का नंबर आएगा। 27 में से 8 गया तो कितना बचेगा अपना 19 बचेगा, यानी कि 15/19 इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है अपने को, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, इंटू की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह इंटू करके सोल्व करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से करना है इसको, आराम से करना, जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, x माइनस वाई बराबर 4, एक्स वाई बराबर 45 दिया हुआ है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या होगा। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है अपना, ये हीट एंड ट्रायल मेथड का क्वेश्चन है। इसमें आपको वैल्यू को अज्यूम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा अपने माइंड से कि क्या हो सकता है। जैसे कि 45 जो दिया हुआ है, ये 45 कैसे कैसे आ सकता है आपका, 3 का गुणा 15 में करने पर 45 हो जाएगा, उसके बाद 5 का गुणा 9 में करने पर 45 हो जाएगा, 9 का गुणा 5 में करने पर 45 हो जाएगा, 15 का गुणा 3 में करने पर 45 हो जाएगा अपना। और इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी होती है, बाकी अपन 4 जो इंपॉर्टेंट है जिसमें आपका डिफरेंस कम से कम आ रहा है वो अपन ने ले ली है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें 15 और 3 की, तो 15 और 3 का डिफरेंस कितना रहा है, क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई दिया हुआ 4 आना चाहिए डिफरेंस, पर यहाँ कितना आ रहा है 12 आ रहा है। अगर यहाँ बात करें तो 5 और 9 का डिफरेंस 4 आ रहा है। ठीक, पर अगर आप x की वैल्यू 5 लेते हो और y की वैल्यू 9 लेते हो, तो यहाँ पे 9 माइनस 5 आपका -5 माइनस 9, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 9 है, तो इतना -4 आएगा आपका। तो आप x की वैल्यू 9 नहीं 5 नहीं ले सकते। ठीक है, x की वैल्यू को बड़ी रखना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू x की रहेगी आपकी 9। ठीक, तो आपका 9 और 5 यहाँ फॉलो होने वाला है। ठीक है, तो आप x की वैल्यू 9 रखो और y की वैल्यू 5 रखो, और क्वेश्चन चेक करो अपना सही आ रहा है क्या। अगर हम यहाँ x माइनस वाई में x की वैल्यू 9 रखते हैं और y की वैल्यू 5 रखते हैं, तो अपना सेटिस्फाई कर रहा है, 9 माइनस 5 बराबर 4 आ रहा है। वैसे अगर यहाँ रखें तो 9 इंटू 5 कितना होता है अपना 45 भी होता है, तो ये भी अपना सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे आप x की जगह 9 रख दो, 9 का क्यूब, और y की जगह रख देंगे अपन 5 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729,
और 5 का क्यूब 125। तो 729 में से 125 का माइनस कर दो, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 0 और 7 में से 1 गया तो 6, 640 क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर, इनकी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही रहेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एसएससी ने। आगे देखते हैं, आगे आपको दिया हुआ है, दी गई तालिका वर्ष 2012 से 17 के दौरान विभिन्न मॉडल ए बी सी डी ई की उत्पादित कारों की कुल संख्या हजारों में को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। आपको तालिका दी हुई है, इसमें ए से लेकर ई तक कुछ पाँच मॉडल दिए हुए हैं और आपको 2012 से 17 तक का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, उत्पादित कारों का डाटा आपको दिया हुआ है, संख्या हज़ारों में, यानी कि 18,000 26,000 ऐसे दिया हुआ है आपको। अब 2013 और 2014 को मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित कारों की कुल संख्या का ठीक 25% ये आपसे पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। 2013 और 14 की बात की गई है। 2013 और 14 की जो टोटल उत्पादित कार्य थी मिलाकर यानी कि दोनों को मिला दो, 2013 और 2014 की जो टोटल कार्य थी उन दोनों को मिला दो, कितनी है 130 प्लस 170, कितना आएगा टोटल 13 और 17 300 आ जाएगा। यानी कि टोटल कितनी हुई है 300,000 कार्य उस 2 वर्षों में उत्पादित की गई है। ठीक, अब बोला गया है कि उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कार्यों की संख्या का ठीक 25% कौन सा साल है आपका, ये देखना है। ठीक, अब 300 जो आया है इसका क्या निकालना है 25% निकालना है। बोला कि 2013 और 14 की मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कार्यों की संख्या का 25% है, तो इसका 25% निकाल लो। 300 का क्या निकाल लेंगे 25%, तो जो भी जिस भी वैल्यू का आंसर जोड़ अपना इसका 25% आ रहा है वही अपना आंसर होगा। इसका 25% निकालेंगे, यानी कि 1/4 निकालना। 25% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन फॉर्म में 1/4, तो 300 का क्या निकालेंगे 1/4, कितना आ जाएगा 25 का आधा 150, 150 का आधा 75, यानी कि 75 रहना चाहिए आपका। तो किसी भी आपका 2013-14 साल में मॉडल ए की बात करें तो 22 और 32 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है अपना 75 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो ये नहीं होगा। 1843 बन रहा है क्या, नहीं ये भी नहीं बन रहा। 32 और 26 बन रहा है क्या, चेक कर लो इसको, ये भी 6 और 8 देगा यूनिट, यानी कि ये भी नहीं बनेगा। 40 और 35 को देखें तो ये अपना बन रहा है 75। ठीक, तो ये जो 75 है ये अगर मॉडल डी की बात करें अपन, मॉडल डी 2013 और 14 में उत्पादित कार्य जो है वो टोटल कितनी है 75, और ये जो 2013 और 14 की तो टोटल कार है 75 है, ये अपना 2013-14 की टोटल कारों कितना परसेंटेज दिया हुआ है आपको 25% दिया हुआ। तो ये आपसे पूछा था कि कौन से मॉडल की जो कारें है उनका टोटल आपका 2013 और 14 में उत्पादित कुल कारों का 25% होगा, ये आपसे पूछा है। तो ये आपका 25% के 75 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा मॉडल निकला अपना डी वाला, तो आपका डी दिया हुआ पहले नंबर में, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को करना था। आगे देखो, आगे आपको दिया हुआ है कि साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर के प्रतिशत से 4,300 रुपये धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 4,644 रुपये हो जाती है, तो कौन सी राशि साधारण ब्याज की इसी दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 रुपये हो जाएगी, आपसे पूछा है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि कोई धनराशि जो है वो 4,300 रुपये से बढ़कर कितनी हो जाती है 4,644 रुपये हो जाती है। अपने को रेट पता नहीं है पर टाइम पता है कि ये 2 साल में होती है। ठीक है, 2 ईयर में होती है। ठीक, अपने को रेट निकालना है और ये क्या बोल रहा है साधारण ब्याज पर बोल रहा है, तो सिंपल निकाल लेंगे अपन। कितना निकल रहा है यहाँ से जो ब्याज निकल रहा है कितना निकल रहा है 344 निकल रहा है, कितने पे निकल रहा है 4300 पे निकल रहा है, इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 344 बटा 43, तो ये आपका आ जाएगा लगभग 4 और 32 यानी कि 8% के बराबर आ जाएगा। ठीक, 8 गुना है ये तो 8% के बराबर आ जाएगा, यानी कि आपकी जो रेट आई है वो कितनी आ गई है, रेट परसेंटेज कितना आ गया 8%, पर ये 8% आया है, कितने सालों का आया 2 सालों का आया है। ठीक है, 2 साल की बात की थी अपन ने। अगर आपको निकालना है 1 ईयर का रेट परसेंटेज निकालना है तो कितना करेंगे अपन, इसका आधा कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा ये 4% हो जाएगा। ध्यान रखना जल्दबाजी में आप इसको 8% पूरे साल का मान के चल जाते हो, पर जल्दबाजी में आप मत करना ऐसी गलती। यहाँ पे ये जो 8% निकला ये निकला है 2 सालों का, आपको निकालना है 1 साल का, तो 1 साल का कितना निकलेगा 4%। ठीक, अब वापस से बोला है कि कौन सी राशि साधारण ब्याज के इसी दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,400 रुपये हो जाएगी। अब यहाँ बढ़कर ये राशि इतनी हो रही है, यानी कि आपका मूलधन कोई और होगा, मूलधन कुछ दिया हुआ था आपको, उस मूलधन में आपने ब्याज को जोड़ दिया तो वो राशि कितनी बन गई अब 10,104 रुपये हो चुकी है। यानी कि ये क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ मिश्रधन, यानी कि एक ही वैल्यू आपको दी हुई है, अमाउंट दिया हुआ है आपको 10,104 रुपये। ठीक, अमाउंट आपको दिया हुआ 10,104 रुपये। अमाउंट कैसे निकलता है, अमाउंट में आप क्या करते हो प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट को भी ऐड कर देते हो। ठीक, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे तभी क्या बनेगा अपना अमाउंट बनेगा। तो आपको ना तो प्रिंसिपल पता है ना ही इंटरेस्ट पता है। ठीक, पर फिर भी आप क्या करेंगे, रेट कितनी निकल गई यहाँ से 4%, तो रेट तो आपकी वही रहेगी,
ठीक है, इसी ब्याज दर पर, यानी कि रेट आपकी यही रहेगी। कितने टाइम की बात कर रहा हूँ, 5 वर्ष में। तो 1 साल की अगर रेट 4% है तो 5 साल की कितनी हो जाएगी, 5 साल की जो रेट रहेगी वो 4 × 5% हो जाएगी, यानी कि कितना हो जाएगा 20% हो जाएगी। और 4 साल में कितनी हो जाएगी 20%। ठीक, तो 4 साल में कितनी हो गई वो 20%। तो मान लो कि कोई राशि आपकी 100 थी, उसका 20% उसको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। 5 सालों में कितना परसेंटेज ब्याज मिलेगा उसको, 20% ब्याज मिलेगा। तो मान लो कोई राशि आपकी 100 रुपये थी, उस पर आपको 20% का ब्याज मिला 5 सालों में। ठीक, तो वो राशि कितनी बन जाएगी, अब बन जाएगी वो 120। ठीक है, 20% कितना होता है 100 का, 20 रुपये होता है। तो 20% इसमें जुड़ जाएगा, 20 रुपये जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा वो 120 रुपये हो जाएगा। सही, यानी कि वो जो राशि थी वो 5 सालों में कितनी हो जाएगी, 100 रुपये से 120 रुपये बन जाएगी 20% ब्याज मिलने के बाद में। ठीक, तो ये अपने अकॉर्डिंग तो 120 बन रहा है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बन रहा है, 10,104 रुपये बन रहा है। तो 120 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 10,104 रुपये आपको दी हुई है। यहाँ से निकालना है आपको एक की वैल्यू, तो 10,104 बटा 120, ये आपकी एक की वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या है, निकालना है आपको कौन सी राशि, यानी कि मूलधन निकालना है। ठीक है, पी की वैल्यू निकालना है। तो पी क्या माना है अपन ने, पी को माना है अपन ने 100, ये पी है और ये आपका अमाउंट है। ठीक, पी अपन ने माना है 100 और आपका अमाउंट 120 है। तो 120 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई 10,104 रुपये, आपको 100 की वैल्यू निकालना। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकल गई। अब अगर दोनों साइड 100 का गुणा कर देते हो तो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। यानी कि 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,104 बटे 120 और इंटू 100, ये आपका हो जाएगा। आपका 10 से 10 कैंसिल, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, 6 से कट करेंगे इसको, 6 कम 6 कितना बचेगा 4, तो इतना हो जाएगा 6 से 36 कितना बचेगा 4 और 1 5 बचेगा 50, 6 7 6 8 48 हो जाएगा, 2 बचेगा 24, तो 6 चौक 24, 1684 इंटू 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1684 इंटू 5, 5 से कट करो, 5 चौक 20 के शून्य हासिल 2, 5 बटे 40 और 2 42 का 2 हासिल 4, 5 चंग 30 और 4 34 का 4 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, यानी कि 8,420 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से ये क्वेश्चन अपना सोल्व होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बड़ा लगा होगा, बट आप करोगे इसको, प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपना जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। क्या देखो इसमें क्या दिया हुआ था, यहाँ से आप फटाफट से आप क्या निकाल सकते हो, रेट निकाल सकते हो तीनों का यूज़ करके। 344 बटा 4300 इंटू 100 हो जाएगा, तब रेट निकल जाएगी 8%। इसको आधा कर दो, 1 साल की निकल जाएगी, इसमें 5 का इंटू कर लो 20 हो जाएगा, यानी कि 5 साल की जो रेट रहेगी कितनी हो जाएगी 20%। तो कोई भी धन आपका कितना बढ़ जाएगा 20% बढ़ जाएगा। तो आप मान लो 100 है, 100 से कितना बढ़ा दो 20%, यानी कि 120 हो जाएगा। 120 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, आपको 100 की वैल्यू निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जब आप करोगे कैलकुलेशन अच्छी स्पीड में रखोगे आप, तो अपना आंसर जल्दी आ जाएगा। और 1 मिनट का क्वेश्चन है ये अपना। ठीक, 1 मिनट के अंदर अंदर, यानी कि 60 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें फिर से आपको तालिका आ गई है। दिया गया है कि दी गई तालिका 2012 से 17 के बीच की विभिन्न मॉडल ABCD की वही तालिका दी हुई है आपको, इसमें कारें बनाई हुई है। आपको पूछा है इसमें कि 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। क्वेश्चन वही का वही है। 2015 में टोटल कितनी कारें उत्पादित हुई थी, 100 कारें उत्पादित हुई है। टोटल कारें कितनी दी हुई है, 100 कारें। अब बोला है कि इसी साल में कौन सी कारों की संख्या ठीक इसका कितना परसेंटेज है, 20%। तो 100 का कितना निकालना है अपने को, 100 का 20% निकालना है। तो 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% 20 होता है, यानी कि किस साल में आपकी 20 कारें उत्पादित हुई है। तो आपका जो ई मॉडल है, ये मॉडल ई की जो कारें थी, ये आपका इन टोटल कारों का कितना परसेंटेज निकल जाएगी, 20% निकल जाएगी। ठीक है, 100 का 20% 20 होता है। तो आपका जो ई है वो 20 कारें उत्पादित कर रहा है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, बी, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसमें बोला गया है कि x की पावर 2a बराबर y की पावर 2b बराबर z की पावर 2c बराबर नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी कि इन तीनों की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं है। और आपको बोला गया कि जो x स्क्वायर है ये आपका yz के बराबर है। तो आपको निकालना है ab प्लस बी सी प्लस सी ए बटे बी सी का मान क्या होगा, ये आपको पूछा है उसने। ठीक है, तो आपको कंडीशन दी हुई है कि x की पावर 2a दी हुई है, y की पावर 2b, z की पावर 2c, इसको नॉट इक्वल टू 0 बताना है। यानी कि आपको यहाँ पे x की वैल्यू कुछ इस तरह से रखना है कि आपका ये सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू रखना है, उसके अलावा आपको ए बी सी की वैल्यू भी रखना है। तो इसमें आपको क्या है, कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, एक्स की चाहिए, वाई की चाहिए, जेड की चाहिए, एक चाहिए ए की, बी की और सी की। ठीक, तो ऐसी वैल्यू आपकी ओनली एक ही पॉसिबल है जो इसमें रखने पे आपका सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, वो वैल्यू क्या रहेगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू भी एक मान लो और एक्स वाई ए बी सी की वैल्यू भी क्या मान लेंगे अपन, एक मान लेंगे। तो देखो आपका 1 की पावर 2 इंटू 1, यानी कि 1 की पावर 2 हो जाएगी बराबर, वहाँ पे वापस 1 की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पे वापस 1 की पावर 2 आपका 1 बराबर 1 बराबर 1।
सेटिस्फाई हो रहा है, और यहाँ पे आपका नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ये भी सही है अपना, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक, यहाँ पे भी आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और y इंटू जेड इनकी 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। ये भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, ए बी सी की वैल्यू 1 रख देंगे, तो ए बी सी यानी कि 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, फिर बी सी यानी कि 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, फिर सी ए 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, अपन बी सी यानी कि 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका कुछ नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड से अपन ने सॉल्व कर लिया इसको। आप एक्स वाई जेड और ए बी सी की वैल्यू 1 रखोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। प्रथम 6 संख्याओं में 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। ठीक, क्या बोला है कि प्रथम 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का जो योग दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, छठी संख्या का 7 गुना दिया हुआ है। तो मान लो 5 आपने टोटल 6 संख्या है, ये मान लेते हैं फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ दी हुई है। ठीक, टोटल आपको 6 संख्याएं दी हुई है। इन 6 संख्याओं का योग क्या बोला है 6 संख्याओं के बारे में, कि इसकी जो प्रथम 5 संख्या यानी कि 1 से लेकर 5 तक की जो संख्या है, इनका जो योग है यानी कि इन सभी संख्याओं का योग जो है वो छठी संख्या यानी कि इस संख्या का कितना है, इस संख्या का 7 गुना है। कौन सी संख्या का, छठी संख्या का 7 गुना है। तो अपन मान लेंगे जो छठी संख्या है अपनी, जो छठी संख्या है वो अपन ने मान ली कि वो x है। तो छठी संख्या अगर आपकी x है तो आपसे बोला कि छठी संख्या का 7 गुना क्या है, इन प्रथम 5 संख्याओं का योग है। तो प्रथम 5 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 इंटू एक्स आ जाएगा, क्योंकि 7 गुना बोला है आपसे। तो प्रथम 5 संख्याओं का कितना दिया हुआ 7x हो जाएगा, और छठी संख्या का योग कितना हो जाएगा x। तो 7x तो प्रथम 5 संख्याओं का योग, और छठी संख्या का योग कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो ये 1 से लेकर 5 तक की संख्या इसमें आ गई है, और ये आपकी छठी संख्या आई है। तो 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 7x प्लस x हो जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन आपको बोला है कि इन संख्याओं का जो औसत दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 136 दिया हुआ है। इन संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 136। औसत कैसे निकालेंगे, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या कितनी दी हुई है, 6 संख्या दी हुई है, तो बटे डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, बराबर कितना दिया हुआ है 136 दिया हुआ है आपको। इन सभी संख्याओं का योग बटा 6 बराबर 136। ठीक, तो इन संख्याओं का योग कितना निकला अपना, 7x प्लस एक्स निकल चुका है। अपन ने निकाला ना अभी, प्रथम 5 संख्याओं का योग तो 7x हो गया, और लास्ट की संख्या अपन ने x मान थी, इनका जो योग हो गया सभी संख्याओं का कितना हो गया 7x प्लस एक्स। इसको 6 से डिवाइड कर दो तो कितना आना चाहिए अपना औसत, 136 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे अपन x की वैल्यू, तो आपका 6 आपका डिवाइड इंटू में चला जाएगा, और 7x और x कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। 136 इंटू 6 हो जाएगा, 8 को उधर लेके चले जाओ, 136 इंटू 6 बट्टा 8 हो जाएगा। अब 8 से कट कर दो इसको, 8 से कट जाएगा ये, 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितना बचेगा 5, 8 तो 56, 17 इंटू 6 17 छंकी कितना होता है आपका 102 होता है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिली 102, यानी कि आपका x क्या माना था अपने, छठी संख्या मानी थी 6th नंबर की। तो 6th नंबर की संख्या कितनी आ गई आपकी x, यानी कि 102 आ चुकी। क्वेश्चन में क्या बोला था आपसे, छठी संख्या का मान क्या होगा, छठी संख्या का मान कितना आएगा अपना 102। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। इसमें आपको बोला है कि प्रथम 5 संख्याओं का योग जो है वो छठी संख्या का कितना गुना है, 7 गुना है। तो 1 से लेके फर्स्ट से लेके 5 तक की जो संख्या है वो, और छठी संख्या यानी कि छठी संख्या, इनके बीच का अनुपात आपको दिया हुआ है। क्या बोला है कि छठी संख्या का 7 गुना है ये, तो छठी संख्या अगर 1 है तो ये कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। इनका अनुपात दिया हुआ है 7:1। अब आप क्या करोगे वापस से इसको, अगर 7:1 दिया हुआ है तो टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 8। टोटल कितना आ रहा है 8 आ रहा है, और 8 की वैल्यू कितनी दी हुई क्वेश्चन में, 8 की वैल्यू नहीं दी है, पर आपको औसत दिया हुआ है। औसत कितना दिया हुआ है 136। तो औसत अगर 136 दिया हुआ है तो आपको टोटल योग निकालना है। तो जो संख्या दी हुई है 6 संख्या, इन 6 का इंटू कर दो 136 में, तो क्या हो जाएगा अपना योग आ जाएगा 136 इंटू 6। ये आपका 8 की वैल्यू आ गई। ठीक है, औसत दिया हुआ 136, इसमें अगर 6 का गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग निकल जाएगा। ठीक है, ये 6 अगर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग आ जाता है पूरा का पूरा अपना, संख्याओं का योग आ गया। अब 8 की वैल्यू 136 दी हुई है, निकालना कितने की, निकालना है 1 की वैल्यू। ठीक है, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 136 इंटू 6/8 कर दो, यही कैलकुलेशन आ गई अपनी। फिर से कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 14। यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 दिया हुआ है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 दिया हुआ है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन v1 मान लो और v2 मान लो, का अनुपात यानी कि v1 अनुपात v2, तो v1/v2। अब आपका बेलनों का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। तो अपन पहले के लिए मान लेंगे 1 और दूसरे के लिए मान लेंगे पाई r2 का स्क्वायर और h2, ये अपन ने मान लिया।
तो पाई से पाई तो यहीं पे कैंसिल हो गया अपना। अब आपका R1 का स्क्वायर, यानी कि R1 क्या त्रिज्या आपके दी हुई, तो ये आपकी R1 है, ये आपकी R2 है, वैसे ही आपकी H1 है और ये आपकी H2 है, ऊंचाइयों की बात की गई है। ठीक, त्रिज्या आपकी R1 कितनी दी हुई है 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, इंटू H कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, बटे R2 कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 4 का वर्ग हो जाएगा, इंटू 9 दिया हुआ है आपको ऊंचाई। कर लो इसको, तो आपका कितना हो जाएगा, कुछ कट रहा है, 4 से आपका स्क्वायर कट रहा है और ये 3 के वर्ग से आपका यानी कि पूरा 9 कट रहा है। ठीक, तो क्या बन रहा है अपना, ऊपर तो बचेगा 1, नीचे कितना बचेगा, ये एक स्क्वायर कट गया अपना, तो कितना बचा 4 बचा, तो 1:4 आ रहा है। तो V1 अनुपात V2 कितना आ रहा है 1:4 इसका आंसर। ठीक, दोनों आयतनों का अनुपात जो रहेगा V1 अनुपात V2 वो कितना आ जाएगा 1:4 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा 1:4। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको बस ध्यान रखना कि बेलन के आयतन का अनुपात, आयतन क्या होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर आपसे पूछ ले कि बेलन का वक्र प्रस्थ क्या होता है, तो ये आपका होता है 2πr/h, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, फॉर्मूला भी अपना काफ़ी यूज़ होता है। अभी आपको आयतन दे दिया, अगली बार में आपको वक्र प्रस्थ पूछ ले वो, तो अपना उसका आंसर अलग आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को देखना है, अपने को समझना है क्वेश्चन से क्वेश्चन को। ठीक, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको। यदि कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की क्या चाल बतानी है आपको। ठीक, तो रेलगाड़ी जो है वो एक खंभे को कितने टाइम में पार कर रही है, 12 सेकंड में पार कर रही है। तो इस क्वेश्चन को अपन 2 मेथड से करेंगे, एक तो बिल्कुल बेसिक मेथड से और एक थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट मेथड से। ठीक, तो बेसिक मेथड क्या रहेगी, अपन मान लेंगे जो रेलगाड़ी है उसकी जो लंबाई है, उसकी लंबाई अपन मान लेंगे x मीटर, उस लंबाई को क्या मान लिया अपन ने, x मीटर मान लिया। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, रेलगाड़ी जो है वो एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर रही है और एक पुल को कितने में पार कर रही है, 170 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है वो। ठीक, कितने सेकंड में, 36 सेकंड में। तो देखो यहाँ पे अगर दोनों को चीज़ों को पढ़े अपन, तो दोनों ही कंडीशन में कौन सी वैल्यू सेम है, दोनों ही कंडीशन में अपन देखें तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है एक तो वो सेम है, और दूसरी बात रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो भी आपकी सेम है। ठीक है, रेलगाड़ी की स्पीड भी आपकी यहाँ पे सेम है, तो अपन क्या करेंगे, रेलगाड़ी की स्पीड को सेम करके चलेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे अपन स्पीड। अगर अपन बात करें ओनली खंबे की, यानी खंबे की बात करें, तो खंबा तो अपना नेगलेक्ट मान दे अपन, बिल्कुल जीरो मान दे खंबे की लंबाई को। ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम, यानी कि दूरी बटा समय। दूरी कितनी दी हुई है आपको, दूरी तो दी हुई है ओनली ट्रेन की दूरी, यानी कि x दी हुई है आपको, और टाइम कितना दिया हुआ 12 सेकंड, यानी कि आपकी जो स्पीड आई है यहाँ से स्पीड कितनी आ गई x/12, ये तब क्या फर्स्ट आ गया। ठीक, अब ये तो आपकी बात हुई खंबे की। ठीक, अब बात करेंगे अपन पुल की, तो पुल के लिए आपका क्या हो जाएगा, पुल के लिए भी अपन स्पीड निकालेंगे। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपको, डिस्टेंस में यहाँ पे आपको एक तो ट्रेन की डिस्टेंस और साथ में पुल की डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस जुड़ती है हमेशा। डिस्टेंस में क्या होता है, आप यहाँ पे खंबे की क्यों नहीं जुड़ेगी, खंबे की अपन बिल्कुल जीरो मान के चलते हैं। हम खंबे की क्या डिस्टेंस होगी, ज़रा सी डिस्टेंस होगी ट्रेन के सामने, तो अपन जीरो मान लेते हैं इसको। अब यहाँ बात करें पुल की, तो पुल की डिस्टेंस तो आपकी दी हुई है 170 मीटर, तो आप ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को लंबाइयों को जोड़ दोगे। ठीक, अब टाइम दिया हुआ है कितना 36 सेकेंड, तो ये अपना सेकेंड आ गया। अब यहाँ पे भी आपको स्पीड वही है x/12, और यहाँ पे भी स्पीड आपकी x + 170/36 दी हुई है। तो ये देखो, ये दोनों स्पीड जो है, ये दोनों स्पीड एक ही ट्रेन की है, तो एक ही ट्रेन की दोनों स्पीड बराबर रहेगी। ठीक है, यानी कि आपका x/12 ये बराबर हो जाएगा x + 170/36 के। जब यहाँ से सोल्व करेंगे तो आपका यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिलने के बाद आप इस x की वैल्यू को समीकरण 1 और 2 किसी में भी रख दो, अपना यहाँ से स्पीड आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है अपने को। ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड हो गई अपनी, करते हैं फिर इसको सोल्व, अपना आंसर क्या आता है, फिर अपन बेसिक मेथड से इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 36 का इंटू एक्स हो जाएगा, 36x हो जाएगा, या फिर आप चाहो फिर 12 से 36 कट रहा है, 12 कम 12, 12 36, यहीं पे कट कर रहा है। 3 से करेंगे तो 3 का x हो जाएगा, और यहाँ 1 का करेंगे तो x + 170 आपका वैसा जैसा का वैसा। x इधर चला जाएगा तो 3x में से x गया तो कितना बचेगा, 2x की वैल्यू 170, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 170/2 कितना आ जाएगा, ये 8 बार में 85 बार में आ जाएगा। ठीक है, 85 आ जाएगा x की वैल्यू। तो ये तो क्या आ गया, ये तो आपकी इसकी ट्रेन की लंबाई आ गई 85 मीटर। ट्रेन की लंबाई पूछे तो कितना बता दोगे, 85 मीटर। पर आपसे क्या पूछा है, स्पीड पूछा है। तो जो स्पीड है आप इस x की वैल्यू आप यहाँ रख दो या फिर यहाँ रख दो, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। अपन यहाँ रख देते हैं 85/12, यहाँ पे रख दिया अपन ने। तो 85/12 कितना जाएगा, 12×7=84। स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो ये आपका तो कितना किस में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है 85/12। तो मैं चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, किससे बड़ी यूनिट में चेंज करना है, तो बड़ी वाली वैल्यू ऊपर रहेगी अपनी और छोटी वाली वैल्यू नीचे रहेगी। सोल्व कर लो, 85/12 इंटू 18/5 को। ठीक, तो ये आपका 6 दूने 12 हो जाएगा, 6 से कटेगा 2 बार में, तो 6 दूने 12 और 6 तिया 18।
5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 तो 35, तो 17 इंटू 3/2 आ जाएगा। 17 दिया 51/2, 51/2 कितना हो जाएगा 25.5 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर रहेगा, इनके ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पे जो x की वैल्यू आई थी, ये x की वैल्यू अपन ने इस x/12 में रख दी, तो अपना यहाँ से 85/12 आ जाएगा, जो कि मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। ठीक, इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 का भी गुणा करेंगे। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये तो अपनी होगी बेसिक मेथड। अब आप इसको करोगे शॉर्ट मेथड से। एग्जाम में जो अपन यूज़ करेंगे वो वाली मेथड देख लो। आपको यहाँ दिया हुआ है कि रेलगाड़ी जब खंबे को पार करती है तो कितना टाइम लगता है उसको टाइम लगता है 12 सेकेंड का। ठीक, यहाँ पे जब खंबे को पार कर रही है रेलगाड़ी तो कितना टाइम लगता है उसको 12 सेकेंड का। पर जब वो पुल को पार कर रही है तो पुल को पार करने पर उसको टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 36 सेकेंड का। ठीक, जब वो रेलगाड़ी ओनली खंबे को पार करती है तो कितना टाइम लेती है 12 सेकेंड। अब यहाँ पे खंबे को पार किया तो एक तरह से देखा जाए तो उसने खुद की दूरी पार की है। खंबा तो अपन बिल्कुल जीरो मानते हैं, खंबे की लंबाई कितनी मानते हैं बिल्कुल जीरो। तो यहाँ पे जो रेलगाड़ी है उसने एक देखा जाए तो खुद की दूरी तय की है। खुद की दूरी कितने टाइम में तय की है उसने 12 सेकंड में तय की है। तो रेलगाड़ी अपनी खुद की दूरी कितने टाइम में सही तय कर रही है 12 सेकंड में तय कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, रेलगाड़ी अपनी खुद की दूरी तय करेगी। ठीक है, खुद की दूरी को तय किया उसने। ठीक, तो ये तो अपना कितना टाइम में किया उसने 12 सेकंड में। पर यहाँ पे जो पुल को पार किया तो उसको टाइम बढ़ गया। यहाँ पे पुल को जब पार करेगी तो टाइम बढ़ जाएगा। कितना बढ़ गया, अपना 12 था पहले, अब कितना हो गया 36। तो पुल को पार करने पे उसने क्या हुआ, एक तो ट्रेन खुद की लंबाई पार कर रही है और एक पुल की लंबाई पार कर रही है, दोनों लंबाइयों को पार कर रही है। तो दोनों लंबाई को मिला कितना आ गया 36 आ गया। पर इसमें अगर ओनली अपन ट्रेन की लंबाई को हटा देते हैं, यानी कि ट्रेन की लंबाई जो उसने 12 सेकंड में पार की है इसको अगर अपन हटा देते हैं तो ये जो बचेगा 24 सेकंड, ये क्या बचा है अपना, ये ओनली इसने पुल की लंबाई को पार किया है। ठीक है, उसने ट्रेन ने 12 सेकंड में खुद की लंबाई को पार किया है और पुल के टाइम में उसने कितना लिया 36 सेकंड लिया। तो अगर इस 36 सेकंड में से अपन ट्रेन का जो खुद का टाइम है यानी कि 12 सेकंड का टाइम है वो अगर हटा देते हैं तो जो 24 सेकंड बचेगा ये ओनली आपका किसका बचेगा, ओनली पुल का टाइम बच जाएगा। ठीक है, ये पुल के साथ में है आपका ट्रेन का, पर यहाँ पे ओनली पुल का निकालना है तो कितना निकलेगा अपना 24 सेकंड। तो एक्स्ट्रा जो 24 सेकंड था ये ओनली पुल का पार किया उसने। तो पुल अपना आपको 170 मीटर दिया हुआ है, इनकी डिस्टेंस दी हुई है पुल की 170, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है उसने 24। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दी हुई 170 मीटर, ये ओनली पुल की बात कर रहे हैं अपन। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 24 सेकंड। और कवर कौन कर रहा है, कवर तो ट्रेन कर रही है ना, तो स्पीड किसकी निकलेगी, ट्रेन की निकलेगी। तो 170/24 जाएगा, पर ये 170/24 जो आएगा ये आपका मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक, तो चेंज करना किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 का और गुणा कर दो, आपका क्या हो जाएगा 6 चौक 24, 6 तिया 18। अब 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ठीक, फिर से कट कर लो, 2 दूने 4 और ये 17 आ जाएगा। 17 इंटू 3 कितना हो जाएगा 51/2, यानी कि आपका आ जाएगा 25.5 किलोमीटर पर आवर। ये यहाँ से भी आपका 25.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक बहुत अच्छी है, इसमें आप कम टाइम में बहुत अच्छा क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, आपका जो टाइम है स्टार्टिंग में खंबे का वाला वो ट्रेन का खुद का टाइम है, यानी कि ट्रेन खुद को पार कर रही है 12 सेकंड में। अब दूसरे वाले में क्या हुआ, वो पोल को पार कर रही है और साथ में खुद को पार कर रही है, तो टोटल कितना टाइम लग रहा है, 36 मिनट लग गया उसको। जो एक्स्ट्रा के 24 मिनट थे उसमें उसने किसको पार किया 12 सेकंड में, तो खुद को पार कर लिया। अब एक्स्ट्रा 24 सेकंड जो बचे उसमें उसने पुल को पार किया हुआ ना, 24 सेकंड में वो पुल को पार करेगी। तो पुल की लंबाई दी हुई 170, टाइम दिया हुआ 24 सेकंड। इसको अपन चेंज कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में, कि 18/5 कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 25.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 16 वाला। एक व्यक्ति एक वस्तु को उसको क्रय मूल्य से 10% कम में बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम में बेचता है। यदि उसने इसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ कमाया होता। और वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य आपको पूछा है। ठीक है, वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य पूछा है, यहाँ गलती मत करना, आप क्रय मूल्य मत निकाल देना, विक्रय मूल्य पूछा है उसने। ठीक है, तो मान लेंगे अपन कि वो जो व्यक्ति है वो किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदता है। ठीक, 100 रुपये उसकी प्राइस होती है, यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो मान लिया अपने 100 रुपये है। स्टार्टिंग में जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो मान लिया 100 रुपये। अब क्या बोल रहा है, वो क्रय मूल्य से 10% कम में बेचता है। क्रय मूल्य से 10% कम, तो 100 का कितना निकालना है 10% कम निकालना है। तो 10% कितना हो जाएगा 100 का 10%, यानी कि आप 1/10 निकालोगे कितना आ जाएगा 10 ही आ जाएगा। तो 100 में से 10 गया तो कितना बचा, यानी कि वस्तु कितने में बेचता 90 रुपये में बेचता। 100 रुपये की वस्तु थी, उस पर अगर वो 10% कम में बेचता तो कितने में बेचता 90 रुपये में बेचता। पर उसने क्या किया 332 रुपये अधिक में बेचा उसको, और कितने का लाभ कमाया 20% का। तो अगर वो वस्तु को
332 रुपये अधिक में बेचता, पहले कैसे बेच दिया उसने 90 में, अब वो बेच रहा है 332 रुपये अधिक में, यानी कि आपका 20% का लाभ कमा रहा है वो। तो यहाँ पे 100 का कितना हो जाएगा 20% लाभ, तो 100 का 20% लाभ कितना हो जाएगा 20 रुपये, यानी कि कितना हो जाएगा ये 120 रुपये। ठीक, 100 का 20% कितना हो रहा है अपना 120 हो रहा है। इस तरह से लिख लो इसको। देखो आपको सीपी माना अपन ने 100 रुपये, इस पर स्टार्टिंग में वो 10% कम में बेचता तो कितने में बेचेगा वो वस्तु को 90 रुपये में बेचेगा, और बाद में वो 20% लाभ कमाएगा, यानी कि 20% ज़्यादा में बेचेगा वो। ठीक है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 20 रुपये, यानी कि 100 से कितने में बेचेगा वो 120 रुपये में बेचेगा। देखो पहले 90 में बेच रहा था, पहला विक्रय मूल्य क्या था 90 था, और बाद का विक्रय मूल्य कितना हो गया 120 हो गया। ये एसपी फर्स्ट है यानी कि पहला विक्रय मूल्य, और ये एसपी सेकंड है, ये दूसरा विक्रय मूल्य। तो पहले वो 90 रुपये में बेच रहा था, और उसने क्या किया 90 रुपये से 332 रुपये ज़्यादा कर दिए उसने, 90 रुपये से उसने 332 रुपये ज़्यादा कर दिए। तो क्या हो गया उसको 20% का लाभ हो गया, तो वहाँ पे 20% कितना हो जाएगा 120 रुपये हो जाएगा। 100 का 20% 20 रुपये, 20 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा नया विक्रय मूल्य 120 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है अपने अकॉर्डिंग 90 और 20 में कितना अंतर आ रहा है 30 का अंतर आ रहा है। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितने कितने रुपये अधिक में बेच रहा है 332 रुपये अधिक में बेच रहा है। ठीक, अपने अकॉर्डिंग 30 रुपये का अंतर आ रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 332 रुपये का अधिक में बेच रहा है वो, 332 रुपये का अंतर आ रहा है, यानी कि 90 और 120 रुपये में, यानी कि पहले विक्रय मूल्य में और अभी के विक्रय मूल्य में कितना अंतर बता रहा है वो क्वेश्चन 332 बता रहा है। पर अपने अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 30 आ रहा है, तो 30 की वैल्यू 332, यहाँ से निकालना है आपको वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य। तो आरंभिक विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है आपको 90 रुपये दिया हुआ है। अगर क्रय मूल्य पूछता तो क्रय मूल्य के 100 की वैल्यू निकालते, पर आपको पूछा है उसने आरंभिक विक्रय मूल्य, यहाँ पे ध्यान रखना आरंभिक विक्रय मूल्य पूछा है। तो प्रारंभिक यानी कि फर्स्ट वाला विक्रय मूल्य तो 90 दिया हुआ है, सेकंड वाला पूछता तो 120 निकाल लेते हैं अपन। फर्स्ट वाला पूछता तो 90, सेकंड वाला पूछता तो 120, और क्रय मूल्य पूछता तो 100 रुपये। ठीक, इस तरह से निकालना है। तो यहाँ पे 30 की वैल्यू 332 दी हुई है, निकालना कितने की पहला विक्रय मूल्य निकालना है फर्स्ट वाला, तो आपको निकालना है 90 की वैल्यू। तो यहाँ 90 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे, 30 में करेंगे 3 का गुणा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 332 में 3 का गुणा हो जाएगा। ठीक, तो 30 या 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 3 3 3 996 हो जाएगी। तो अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन 996। ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरह से क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, विक्रय मूल्य पूछा था विक्रय मूल्य निकाल दो। आपको वस्तु की प्राइस 100 मान लेना है, उसमें 10% कम में बेचेगा तो 90 रुपये में, और 20% अधिक में बेचेगा तो आपका 120 रुपये में। दोनों का अंतर 30 आएगा, 30 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई 332 रुपये, यहाँ से निकालना है 90 की वैल्यू, तो 996 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है आपको ए बी सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24, 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी ने कार्य को प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद काम को छोड़ दिया। बाकी बचा काम ए करेगा, तो ए कितने दिन में काम को पूरा कर लेगा शेष कार्य को। तो आपको क्या दिया हुआ है ए बी और सी दिया हुआ है, इनका टाइमिंग दिया हुआ है 24 दिन, 15 दिन, 12 दिन। ठीक, इनका एलसीएम ले लो, यही मेथड होती है ना अपने, सबसे लेकर करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा एलसीएम 24 तिया 72, यानी कि आपका आ जाएगा 120। ठीक, 120 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 24 पंजे कितना हो जाएगा 120 इसका आ जाएगा, कैपेसिटी 5, 15 से करेंगे तो 15 8 120, इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 8, और ये आपका आ जाएगा 10। ठीक, तो तीनों की कैपेसिटी आ गई अपनी, कैपेसिटी यानी कि क्षमता, इनकी क्षमता आ चुकी ए बी सी की। ए जो है वो एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 8 काम करेगा, और सी एक दिन में 10 काम करेगा। ठीक है, तीनों की अलग अलग क्षमता आ चुकी है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी और सी ने कार्य को प्रारंभ किया, यानी कि बी और सी स्टार्टिंग में काम करेंगे। बी कितना करेगा 8 और सी कितना करेगा 10, तो दोनों में कितना करेंगे एक दिन में 18 करेंगे, दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे 18। कितने दिन तक काम किया उन्होंने 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया, कि 3 दिन तक तो उन्होंने काम किया। 18 की कैपेसिटी से 3 दिन का काम कितना हो जाएगा 18 तिया 54 काम उन्होंने कर दिया। 120 में से उन्होंने कितना काम कर दिया 54 काम कर दिया। 120 टोटल काम था, उसमें से ए बी और सी ने कितना कर दिया, बी और सी ने मिलके आपका 54 काम कर दिया। तो बचा कितना 60 और 6 66 बचा, 66 काम बचा है अभी। ठीक है, कितना बचा 66 काम बचा हुआ है, 120 में 54 गया तो भाई 66 काम जो बचा ये कौन करेगा, ये 66 काम जो है आपका ये कौन करेगा, आपको बोला है कि ए करेगा। ए बाकी बचे काम को कितने दिन में करेगा, तो बाकी बचा काम कितना है 66, कितने दिन में करेगा 5 के हिसाब से, तो 5 एकम 5 कितना बचेगा 16, तो 5 तिया 15, एक बचेगा 1/5, तो 13 सही 1/5 दिन लेगा वो। ठीक है, 13 सही 1/5 दिन लेगा पूरे काम को करने में, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 13 सही 1/5। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 18वां।
आपको यहाँ पे तालिका दी है, वही वाला क्वेश्चन है, ए से लेकर ई तक की सारी कार्य दी हुई है हजारों की संख्या में। पूछा है क्वेश्चन कि 2016 के संदर्भ में 2017 में किस तरह की कार के उत्पादक प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। यानी 2016 से 17 को कंपेयर करना है और चेक करना है कि कमी कहाँ कहाँ हो रही है। तो देखो 2016-17 के उसमें 36 से कितना हो रहा है 12, यहाँ पे कमी हो रही है। यहाँ कितना हो रहा है 12 से 48, यहाँ तो वृद्धि हो रही है, ये तो आपका बढ़ गया, ये तो अपना आएगा ही नहीं। 44 से कितना हो रहा है 40, यहाँ भी कमी हो रही है। 38 से कितना हो रहा है 22, यहाँ भी कमी हो रही है। 50 से 28, ये भी कमी हो रही है। ठीक है, तो अपना ओनली ये 4 डाटा काम के हैं। अब इसमें आपको बोला है उसने ACED, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक, ACED, तो इसमें से चेक करना है कौन किस में सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई है। तो अगर आप डायरेक्टली इसको चेक करना चाहते हो तो यहाँ देखो, अगर ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो 12, 36 से कितना हो गया 12, यानी कि आपकी टोटल मिला के 24 की कमी हुई है। किससे हुई है 36 से हुई है, यानी कि अब वो लगभग देखा जाए तो आपका 2/3 की कमी हुई है। 36 से कितनी हो गई 12 हो गई, यानी कि 24 की कमी हुई है। 24 की कमी हुई है किससे हुई है 36 से, 2/3 की कमी हो गई है उसमें। ठीक, 2/3 की कमी हो गई, 66% के आसपास कमी हुई है यहाँ पे। ठीक, अगर बात करें अपन 44-40 की तो यहाँ पे 4 की कमी हुई है, 44 से 1/11, यानी कि ये 9% के आसपास है, बहुत कम है तो 9%। वैसे अगर बात करें 38 और 22 की, 38 से 22 हुआ, यानी कि आपका 8 और 8, 16 की कमी हुई है 38 से, तो ये भी आपका लगभग 50% के आसपास है। 16-32 होता है, यानी कि आपका देखा जाए तो ये आपका 50-54 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, ज़्यादा कमी नहीं है ये। ठीक है, 50 से भी कम आएगा, वैसे 49 के आसपास कुछ आएगा, 49-48 के आसपास। और यहाँ देखो 50 से 28 हो रही है, कितने की कमी हो रही है, यहाँ पे 22 की कमी हो रही है। किससे हो रही है 50 से इंटू 100, तो आपका 2 हो जाएगा कि 44% कम हो रहा है यहाँ पे, बस इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है अपना, सबसे ज़्यादा आपका फर्स्ट वाले में हो रहा है कि 36 से कितना हो रहा है 12 हो रहा है, तो अपना 66% की कमी हो रही है। यानी कि आपका ए तरह की कार जो है उसमें सबसे ज़्यादा कमी हो रही है, क्योंकि 36 से कितनी हो गई वो एकदम से 12 हो गई। तो ये अपना ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। सभी का अपन अलग अलग निकाल लेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपको, एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कितनी होगी। एक वृत्ताकार उद्यान दिया हुआ है आपको, गोला दिया हुआ है, उस गोले की त्रिज्या आपको दी हुई है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस वृत्ताकार पथ के चक्कर लगाना है आपको, तो वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाना मतलब क्या हो गया, उसकी परिधि निकालना है आपको। यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, त्रिज्या दी हुई है 42 सेंटीमीटर। ठीक, इस वृत्ताकार पथ के चक्कर लगाना है आपको आसपास। ठीक, इस वृत्ताकार पथ के आसपास चक्कर लगाना है। क्या कर रहे हो, इस तरह से, एक तरह से आप देखा जाए तो इसकी परिधि को तय कर रहे हो, यानी परिधि क्या हो जाएगी आपकी 2πr। वृत्ताकार पथ की परिधि कितनी हो जाएगी 2πr, यानी कि 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 42 दी हुई है। 7 6 42, 6 का इंटू हो जाएगा 22×44 इंटू, ये तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 2 264 सेंटीमीटर आपकी परिधि आ गई। अब 264 सेंटीमीटर आपका एक वृत्ताकार पथ का चक्कर हो गया, ये पूरा चक्कर निकाल लिया अपन ने। परिधि का मतलब क्या हो गया, पूरे वृत्ताकार पथ का एक चक्कर। अब एक चक्कर की वैल्यू 264 है, तो 8 चक्कर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक चक्कर की वैल्यू आपकी 264 है, तो 8 चक्कर की हो जाएगी 8 इंटू 264, तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 छंग 28 और 3 48 और 3 51 का एक हासिल कितना हो जाएगा 5, तो 8 16 और 5 21, यानी कि 2112 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्या आएगा 2112 मीटर में दिया तो मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2112 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिसमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात दिया हुआ है 5:3, कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 दिया हुआ है। यदि विद्यालय में 30 लड़कियां और आ जाती है, 30 लड़कों का नामांकन और हो जाता है, तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए कि ताकि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 14:9 हो जाए। ठीक है, तो टोटल विद्यार्थी कितने दिए हुए आपको 640 दिए हुए हैं, उनका अनुपात दिया हुआ है 5:3, कि 5:3 के अनुपात में आपको बॉय और गर्ल का रेशो दिया हुआ है। ठीक, टोटल कितना आ रहा है ये 5 और 3 को मिलाकर कितने स्टूडेंट बन रहे हैं अपने 8 स्टूडेंट, और क्वेश्चन में स्टूडेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है 640 दी हुई है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकल जाएगी अपनी 80। अब आप निकालोगे बॉय की वैल्यू तो 5 की वैल्यू निकल जाएगी, 8 5 40 के 400 आ जाएगा, और गर्ल्स की निकालेंगे तो 3 8 24, यानी कि 240 गर्ल्स आ जाएगी। 400 बॉयज़ और 240 गर्ल्स हो गई। अब क्या बोला है कि गर्ल्स को कितना और ला रहे हैं वो 30 और ला रहे हैं, तो 240 में आपका 30 गर्ल्स और ऐड हो जाएगी, तो कितनी हो गई अब 270 हो गई। तो बॉयज़ में कितना और ऐड करें कि आपकी जो वैल्यू रहेगी वो 14:9 के अनुपात में हो जाए। ठीक, 14:9 के अनुपात में होना चाहिए। तो बॉयज़ अपने कितने दिए हुए हैं 400, 400 में अपन कितना और ऐड करें कि बॉय, ये बॉय का रेशो है
और ये अपना नीचे जो रहेगा ये गर्ल्स कितनी हो गई टोटल 270 हो चुकी है अभी वर्तमान में, ठीक है 270 हो चुकी है। 400 बॉयज़ में कितने बॉयज़ और ऐड करें कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो, इनकी गर्ल्स 270 दी हुई, इनका रेशो कितना हो जाए 14:9 हो जाए अपना, ये क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर कुछ कट रहा है तो 9 से आपका 27 कट रहा है, 9 से 27 30 बार में, तो 30 का इंटू 14 हो जाएगा। 400 प्लस x बराबर 30 का इंटू 14 हो जाएगा, तो 14 दिया 42 420 हो जाएगा। यहाँ से निकालोगे x की वैल्यू तो 420 माइनस 400 यानी कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 20 हो जाएगी। यानी कि आपको 20 बॉय और एक्स्ट्रा ऐड करने होंगे, तभी आपका जो रेशियो रहेगा वो कितना हो जाएगा 14:3 हो जाएगा। इन दोनों का जो अनुपात रहेगा वो कितना हो जाएगा 14:9। तो 20 स्टूडेंट को आपको और ऐड करना पड़ेगा, 20 लड़कों को, ताकि आपका जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है वो 14:9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है कि 20। अगला देखते हैं, अगला दिया हुआ है आपको, यदि a प्लस बी बराबर आपको दिया हुआ 45 डिग्री, तो 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b का मान आपको बताना है कि क्या होगा। क्या दिया हुआ है, a प्लस बी की वैल्यू 45 दी हुई है आपको, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू 45 दी हुई है, तो ये 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b की वैल्यू पूछा है आपसे। देखो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, a प्लस बी बराबर 45 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे ये वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। 10a प्लस 10b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये फॉर्मूला होता है अपना। 10a प्लस बी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे a प्लस बी कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, यानी कि 10 45 की डिग्री की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 45 कितना हो जाएगा 1, और 1 का, और यहाँ पे कितना बन जाएगा 45 10 45 1 बन जाएगा, ठीक। तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस 10a 10b बराबर 10a प्लस 10b, ये इतना हो गया, ठीक। अब आप क्या करोगे, ये 10a प्लस 10b को भी उधर लेके चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा अपना, ये ऐसा करेंगे, ये 10a 10b को उधर लेके चले जाते हैं अपन, तो ये वहाँ बचेगा 1, और ये आपका 10a प्लस 10b दिया हुआ है, और ये प्लस का हो जाएगा 10a 10b, इतना हो गया। 10a प्लस 10b आपको दिया हुआ था, और यहाँ से अपन क्या कर दिया 10a 10b को इधर लेके आ गए, तो प्लस का बन गया, ठीक। अब आप क्या करोगे, इसको बनाना है वन, इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, इन दोनों इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसको जब सोल्व करोगे तो 2 यहीं रहेगा, 1 का इंटू हो जाएगा 1 में, तो 1 बनेगा, 1 का इंटू 10 भी हो जाएगा, तो 10 भी बन जाएगा ये। फिर 10a का इंटू 1 में करेंगे तो 10a हो जाएगा, और यहाँ से 10a 10 भी हो जाएगा, 10a 10 भी, इतना हो गया। तो देखो यहाँ से 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b इतना बन रहा है आपका, 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b इतना बन रहा है आपका। इतने की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको यहाँ पे, इतने की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है 1, ठीक। तो इसकी जगह रख देंगे अपन 1 रख देंगे, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और इंटू में आपको 2 दिया होता है, 2 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपका फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला यूज़ होगा 10a प्लस बी का, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस बी का फॉर्मूला 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। तो यहाँ पे 10a प्लस बी की जगह 45 रखा जाएगा आपका, तो 45 डिग्री यानी कि 1 हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 प्लस 10a 10b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10a प्लस 10b, ठीक। इसके आगे आपको सोल्व करना है, तो माइनस वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस की बन जाएगी, तो 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे अपन ने इसको सोल्व किया क्वेश्चन को, तो अपना ये वाली वैल्यू आई है। इसको जब सोल्व किया अपन ने तो क्या हुआ, अपना 1 मिला आपको, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2 आपका इंटू में दिया हुआ था, 2 प्लस 2 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसे, या फिर आप डायरेक्टली इस वैल्यू को याद रख लो अब इस बार, क्योंकि आपका ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है। ये आप इसको डायरेक्टली याद कर लो यहाँ से, ये वैल्यू आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपकी आने वाले एग्जाम्स में काम आ सकती है, तो आपको इसको याद रख लेना है। 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। तो डायरेक्टली अपन यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं इस एक स्टेप को सोल्व करने के बाद में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है 23 नंबर का क्वेश्चन। बोला गया है इसमें कि एक आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है,
और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। तो x का मान आपको बताना है। इसमें तो आप नेट प्रॉफिट निकाल लो, नेट परसेंटेज निकाल लेंगे अपन। आपको यहाँ पे दिया हुआ वो एक्स वाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई अपॉन 100 ये फॉर्मूला लगा देंगे अपन। जब भी आपको लंबाई में बढ़ोतरी या कमी दी हुई है आपको, तो आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40%। अगर बड़ी हुई वैल्यू है तो प्लस में आएगी, और यहाँ पे 20% घट रहा है तो यहाँ पे वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 20% हो जाएगी। जब भी घटी हुई वैल्यू हो जाएगी उसमें माइनस लगा दो, और बढ़ी हुई वैल्यू में प्लस लगा दो। यहाँ से एक्स की जगह 40, वाई की जगह कितना आ जाएगा माइनस का 20, प्लस एक्स की वैल्यू 40 इंटू वाई की वैल्यू -20 अपॉन 100। ठीक, तो 40 में से 20 गया तो कितना बचेगा 20, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस बन जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, 40 इंटू 20 800, 800 बटा 100 यानी कि 8 बचेगा। तो 20 में से 8 गया तो कितना बचेगा 12%। ये आपका क्या आ जाएगा नेट परसेंट। नेट परसेंटेज की वैल्यू जब भी निकालना होता है तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपन। आपको परसेंटेज में बढ़ोतरी या कमी दी हुई है तो आप क्या करोगे हमेशा x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगा देंगे। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ से x की वैल्यू 40%, वाई की वैल्यू 20%, वैल्यू को पुट करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा 12%, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। इसमें आपको ना तो किसी आयत का लंबाई मानना है, ना किसी चौड़ाई को मानना है। डायरेक्टली आयत का क्षेत्रफल में कितना परसेंटेज की कमी है ज़्यादा हुई है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आंसर प्लस में आता है तो अपनी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, आंसर यहाँ प्लस में आया तो आपकी क्या हुई है बढ़ोतरी हुई है। और अगर आंसर यहाँ पे माइनस में आ जाता तो अपनी क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना है इसको बात को। अगला देखते हैं, अगला दिया आपको वापस से वही क्वेश्चन आ गया आप टेबल वाला। इसके टोटल 4 से 5 क्वेश्चन अपने को इस पेपर में मिल चुके हैं, तो आप ये बात ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपने को करना है इस क्वेश्चन को। क्या बोला है क्वेश्चन में 2012 की तुलना में 2016 में कारों के उत्पादन में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है। 2012 और 16 की बात की है। 2012 की तुलना में 2012 की तुलना करनी 2016 से, तो 2012 की तुलना में 2016 में कारों के उत्पादन में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है। तो केस कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है 2012 में 120 था, 2016 में कितना हो गया 180 हो गया। कितने की वृद्धि हुई है 60 की वृद्धि हुई है। 120 से कितनी हो गई 160, यानी कि 60 की वृद्धि हुई है। किससे हुई है 120 से इंटू 100 के गया परसेंटेज निकालना है। तो आपका 60 से 120 कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 100, 50 बार में, तो 50% क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 50% इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का। यदि संख्या 1005 साथ में 1 से दिया हुआ है और फिर आपको दिया हुआ है 4, ये 8 से पूरी तरह विभाज्य है, तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या रहेगा। ये किससे विभाज्य पूरी तरह 8 से पूरी तरह विभाज्य है, तो इसको 8 से डिवाइड करने का रोल क्या होता है अपना 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो यही होता है कि लास्ट के जो 3 नंबर है अगर वो आपके 8 से डिवाइड होते हैं तो वो जो पूरी संख्या है वो आपके 8 से डिवाइड होगी। यानी कि आपका जो 5x और 4 दिया हुआ है ये अगर आपका 8 से डिवाइड हो जाता है तो आपका जो पूरा नंबर रहेगा ये कितना ही बड़ा नंबर हो, चाहे ये 6 नंबर का नंबर हो या फिर आपका 50 नंबर का नंबर हो, ये आपका हमेशा 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगर आपका लास्ट के 3 डिजिट ये आपके अगर आपके 8 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरा नंबर क्या होगा 8 से डिवाइड होगा। तो यहाँ चेक कर लो, आप x की वैल्यू पूछा है उसने, तो x की वैल्यू अपन यहाँ पे सबसे छोटा पूर्णांक बोला है उसने। क्या बोला है सबसे छोटा पूर्णांक बोला है, ये ध्यान रखना। सबसे छोटी वैल्यू से चेक करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू क्या दी हुई है आपको 4, 1, 2 और 0 में 0 दी हुई है, तो आपको 0 रख लो पहले। तो 504 को चेक कर लो, 8 से डिवाइड हो जाता है तो यही अपना आंसर हो जाएगा। नहीं तो अपन दूसरा क्वेश्चन चेक करेंगे, तो बड़ा नंबर चेक करेंगे, तो 8 से करेंगे डिवाइड, तो 8 छंग 48 हो जाएगा। कितना बचेगा 2 बचेगा 24, तो 8 तिया 24, यानी कि डिवाइड हो रहा है आपका, डिवाइड पूरा पूरा हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इससे डिवाइड नहीं होता तो अपन किसी बड़े नंबर से यानी कि 1 से चेक करते फिर, और अगर 1 से भी नहीं होता तो फिर 2 से करते, फिर 2 से भी तो 4 से करते। इस तरह से करना है। आपको बोला सर सबसे छोटा पूर्णांक, तो छोटे पूर्णांक से चेक करना है अपने को 0 से चेक करना है, तो 0 से अपना सेटिस्फाई हो चुका है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे आज के वीडियो के 25 क्वेश्चन थे जो कि अपने SSC CGL 2020 की एग्जाम में 3 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, 3 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हमने सोल्व किया है मैथ्स का। इसी तरह से अपन सेकंड शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का और अगले दिनों का भी अपन सोल्व करते रहेंगे। डेली आपको वीडियो मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप SSC की किसी भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, जैसे कि CHSL, CGL, MTS, CPO, सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए आपका मैथ्स ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में आपका मैथ्स का लेवल यही होता है। क्वेश्चन भी इसी टाइप के पूछता है आपका SSC। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है।
और इसके अलावा हम जल्दी ही रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन है उनकी भी अपन प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। पहले अपन मैथ्स का निपटा लेते हैं पूरा का पूरा, फिर अपन रीजनिंग को, या फिर रीजनिंग का बीच में कुछ वीडियो में बना दूंगा आपके लिए, ताकि मैथ्स भी चलती रहेगी साथ में और रीजनिंग भी चलती रहेगी। तो आपने दोनों ही तरह के 50 नंबर का जो पोर्शन है ये पूरा यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये SSC को ध्यान में रख के अपन ने बनाया गया है वीडियो। तो आप कोई भी आपके पहचान में या फिर आपके भाई बहन या फिर आप खुद अगर SSC की तैयारी कर रहे हो, आपके फ्रेंड वगैरह, तो सभी को आप ये वीडियो सजेस्ट कीजिए, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन तो पूरे के पूरे रिपीट हो जाते हैं, यानी कि पूरा डाटा भी वही रहता है और क्वेश्चन भी वही रहता है, पूरा रिपीट हो जाता है पूरा का पूरा। तो आप ध्यान रखना, प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पूरा क्वेश्चन करने हैं अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।